नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉपुलर कोड यानी आईपीसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जिसके बारे में आप तय करिए कि आप उस परंपरा का समर्थन सिर्फ इसलिए करेंगे कि वो आपकी संस्कृति का हिस्सा बताई जा रही है या नहीं। मान लीजिए आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपकी दोस्त या कोई भी स्त्री जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, उससे कहा जाए कि उसको सड़क पे बाजार में निकलना है तो उसको आधे कपड़े उतारने होंगे, या कहा जाए कि टॉपलेस होकर बाजार में जाना पड़ेगा, या मंदिर में या किसी धार्मिक परंपरा में हिस्सा लेना है तो उसको कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहन सकती, या कोई आदमी आके आपके बहन के कपड़े सिर्फ इसलिए फाड़ दे, आपकी मित्र के कपड़े सिर्फ इसलिए फाड़ दे क्योंकि वो एक खास जाति से आता है और उसको ये हक है कि वो ऐसा कर सके, क्योंकि ये संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। तो आज बात करेंगे इसी परंपरा की जिसको त्रावणकोर रियासत से जिसका संबंध है। त्रावणकोर रियासत जो आज के समय में केरल का मुख्यतः हिस्सा है, जो कर्नाटक से लेकर केरल तक फैली हुई थी। पुराने समय में वहाँ एक परंपरा थी जिसमें महिलाओं को अपने ऊपर के कपड़े उतार करके, खास करके निचली जाति की महिलाओं को अपने ऊपर के कपड़े उतार करके सार्वजनिक जगहों पर जागरण। तो इसको लेकर के एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर था, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज, जिस पर वहाँ की दक्षिण भारत की लगभग सभी पार्टियों ने विरोध किया, जिसमें डीएमके, एमडीएमके, पीएमके और एआईडीएमके शामिल रहीं। और उनके विरोध के बाद 2016-17 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर चैप्टर पर पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया और इससे सवाल पूछे जाने पर प्रतिबंध लगाया। कहा गया कि ये जो चैप्टर है वो जो है भारतीय संस्कृति को डिग्रेड करता है। डिग्रेड मतलब उसकी जो गरिमा है हमारी संस्कृति की, बहुत महान संस्कृति है, हम भी मानते हैं बहुत महान संस्कृति है, लेकिन उसको नीचे लेके जाता है। तो ये परंपरा क्या थी पहले ये जानते हैं। वहाँ पर दो समुदाय थे। त्रावणकोर में एक बड़ा समुदाय शानर समुदाय है, उसी के तहत एक नादर समुदाय आता था जो अधिकतर लोग मजदूरी का काम करते थे और उनको सोना या गहने पहनने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए जब वो मंदिर में जाया करते थे, मंदिर में तो खैर बड़ी जातियों की महिलाओं को भी उघड़े बदन जाना होता था, लेकिन जो निचली जाति की महिलाएं थीं उनको कहीं भी जाना होता था सार्वजनिक जगहों पर, तो उनको उघड़े बदन ही रहना पड़ता था। यदि उनमें से कोई महिला इस चीज़ का विरोध करती थी तो उसको एक टैक्स देना पड़ता था, जिसको हम लोग ब्रेस्ट टैक्स कहते थे। और ये जो ब्रेस्ट टैक्स होता है वो उनके स्तन के आकार के आधार पर लगाया जाता था। तो इस परंपरा के बारे में, जैसे ये त्रावणकोर जो रियासत थी, 1719 से लेकर 1949 तक रही भारत की। भारत जब आज़ाद हुआ तो विलय हो गई, और केरल के आसपास की जो रियासत थी, राजा रवि वर्मा जो मशहूर पेंटर है वो इस रियासत से आते हैं। और इस परंपरा में क्या था कि कोई भी महिला है, किसी भी ब्राह्मण पुजारी को ये हक है कि वो ईश्वर के बराबर माना जा रहा है और उसके सामने कोई भी महिला जाएगी तो वो अपने कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनेगी, वो नंगे बदन जाएगी और उसके स्तन खुले होंगे, दिखने चाहिए। अगर वो महिला कपड़े पहन के जाती है तो ब्राह्मण पुजारी के पास एक लाठी होती थी जिसके आगे कोई छुरी बंधी रहती थी और वो उस छुरी से उसके कपड़े फाड़ सकता है। जो अमीर महिलाएं थीं, जो राज परिवार और इन सबसे जुड़ी हुई महिलाएं थीं, जिनके पास पैसा था, जमींदारों की घरों की महिला थी, वो इसके बदले में टैक्स देती थी। और टैक्स देखने में भी एक बहुत ही शर्मनाक हिस्सा था कि उनके स्तनों का आकार नापा जाता था और उसके हिसाब से तय होता था कि आपके स्तन जितने बड़े या छोटे जैसे भी हैं उसके हिसाब से आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। और 1829 में इस परंपरा में एक बदलाव आया। इस परंपरा को ख़त्म करने के लिए, या एक तरीके से इसका एक अल्टरनेटिव निकालने के लिए, एक अंग्रेज़ दीवान थे मोनरो, जिन्होंने इसके लिए एक अल्टरनेटिव निकाला। उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ की महिलाएं थी उनसे बोला कि आप, अगर ये जो परंपरा है वो सिर्फ हिंदू मंदिरों में लागू होती है या हिंदू जाति में लागू होती है, तो आप धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाइए और वहाँ पर आपको ये परंपरा से मुक्ति मिल जाएगी और इस तरह की परंपरा का आपको पालन नहीं करना पड़ेगा। तो जो बहुत सारे औरतें थीं वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, बहुत सारे परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन किया ताकि उन्हें जो घिनौनी और शर्मनाक जो एक प्रथा थी इससे मुक्ति मिले और उसके बाद वो ब्लाउज जैसे और जैकेट और जो भी कपड़े पहनना चाहे वो पहन सके। और 1829 में जब ये, लेकिन इसमें भी एक चीज़ थी, ये एकदम से नहीं हो पाया। तो 1829 में जब इसकी सुनवाई शुरू हुई तब ये बात तय हुई कि जब तक सुनवाई चलेगी तब तक औरतें जब कोर्ट में पेश होंगी, दीवान की अदालत में जब पेश होंगी रियासत की, तो उनको वैसे ही आना पड़ेगा, बिना कपड़ों के ही आना पड़ेगा। तो दक्षिण भारत में एक बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन होने की एक बड़ी वजह ये भी रही। इसके बाद एक और चीज हुई कि अदालत से ये आदेश आ गया और लोगों ने अपना धर्म बदल लिया और कपड़े पहनने लगे। इस बात पे जो हमारी कथित ऊंची जाति थी, कथित जो बड़ी जातियां जो भी थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
दंगे शुरू कर दिए। उन्होंने इन महिलाओं के साथ बलात्कार किए, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने इनके घर जला दिए, उन्होंने उनको मार डाला। ये दंगे 1859 के आसपास शुरू हुए। हाँ, और इन दंगों के बाद जब त्रावणकोर रियासत से पूछा गया, वो अदालत में मामला गया, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि उन्होंने जो महिलाएं थी उन्होंने ईश्वर का या धर्म का अपमान किया था, तो उनके साथ जो किया गया, यानी उनके साथ जो बलात्कार हुए, जो उनके साथ जो धर्म में जो हिंसाएं हुई, वो सारी सही थी, क्योंकि सब ये तो हमारी परंपरा थी कि आप ऐसे आइए, और आपने मना किया। और एक चीज़ उसमें और थी, राज परिवार भी इसमें बहुत ज़्यादा दोषी था त्रावणकोर का। इसमें जो राजा था, जब राजा रास्ते से निकलता था तो रास्ते के किनारे जो औरतें हो या लड़कियां, कुंवारी लड़कियां खास तौर पे, वो अपनी छतों से फूल बरसाती थीं, और जो महाराज थे उनको खुश करने के लिए, और वो लड़कियां भी उनको, मतलब किसी भी परिवार जाति समुदाय से, उनको अपने कपड़े उतार के उनके ऊपर फूल बरसाने होते थे। और आप ये कहेंगे कि ये परंपरा सिर्फ पुरुषों का वो था, नहीं, इसमें महिलाएं भी बहुत हद तक दोषी थीं। जो पितृसत्तात्मक जो ढांचा था, उसमें जो वहाँ की एक रानी थी अतिंगल, उनके बारे में एक दंत कथा कही जाती है कि एक लड़की थी या एक महिला थी जिसने अपने स्तन दिखाने से मना कर दिया था, तो रानी अतिंगल ने उसके स्तन कटवा दिए थे। ध्यान दीजिए, किसी राजा ने, किसी पुरुष ने, किसी पुरोहित ने नहीं, महारानी जो थी उन्होंने उसके स्तन कटवा दिए थे। वैसे केरल को लेके अजीब अजीब तर्क दिए थे। अभी हाल में जब बाढ़ आई तो हमने भी देखा, यहाँ जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि तर्क दिए गए कि वहाँ गाय काटी जाती हैं, इसीलिए वो बाढ़ आई है। केरल शुरू से एक थोड़ा खुला समाज बनने की जद्दोजहद में रहा है और अभी भी वो उस तरह की कोशिश करता है। तो और इन सब परंपराओं के विरोध में लड़के ही वो वहाँ है जहाँ अभी है। दक्षिण के जो हमारे राज्य हैं वो अपने बुद्धि और उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। हमारे जितने वैज्ञानिक आपको मिलेंगे, चाहे अब्दुल कलाम हो, कस्तूरी रंगन हो, कोई भी वैज्ञानिक, ज़्यादातर वैज्ञानिक दक्षिण भारत से आते हैं। इसरो जैसे सेंटर हमारे वहीं पर है, बहुत सारा योगदान उनका, कथकली जैसे डांस, यूरोप की अधिकतर कंपनियों ने अपने सेंटर्स वहीं बनाए हुए हैं। और जो आप मसाले, जिसके लिए भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता, काली मिर्च के लिए लोग दुनिया भर से आते थे, वो सब, इलायची के लिए, वो सारी चीज़ें, दालचीनी और ये सब कुछ केरल में आपको मिलेगा। कॉफ़ी हमारे जो केरल में पैदा होती है। तो हर राज्य का अलग अलग योगदान है, वो है। लेकिन ये जो परंपरा थी, ये बहुत ही अपने आप में घिनौनी और शर्मनाक परंपरा थी। आप एक बार अपने परिवार को, अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए और फिर कहिए क्या भारतीय संस्कृति के नाम पर, सिर्फ संस्कृति के नाम पर, कि हमारे से पहले के लोगों ने ये बात कहा था कि ऐसा होना चाहिए, आप इस बात का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, एक बात और सोचिए कि अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आपको इस तरह का टैक्स देना पड़ेगा, आप परंपरा का पालन नहीं करेंगे लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आपके घर की महिलाओं को इस तरह से जाके अपने शरीर की नाप देनी पड़े किसी एक ऐसे आदमी के सामने जिसके पास सिर्फ एक योग्यता है कि वो एक कथित ऊंची जाति में पैदा हुआ है, तो क्या आप वो टैक्स देना चाहेंगे? और क्या हमें इस परंपरा के बारे में नहीं जानना चाहिए? क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमसे पहले के लोगों ने जाति धर्म के नाम पर क्या गलतियां की, और आगे हम उन जातियों या उन गलतियों को ना अपनाएं, उनको ना दोहराएं, और क्या हमें इस पर गर्व करना चाहिए? आगे और इस तरह की बातें जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। बने रहिए IPC के साथ। धन्यवाद।